तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ 8 करोड़ का आखिरी डाका। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। उस्ताद जल्दी कुछ करो वरना मेरा तो दम घुट जाएगा। मैं बेकार में तुम्हारे साथ पीस गया। खामोश हराम जादो, मुझे काम करने दो। सेंट्रल जेल। जेलर साहब की आज्ञा से जेल का एक सिपाही सफ़ेद लंबे बाल और घनी दाढ़ी वाले एक कैदी को उनके पास ले आया क्योंकि आज उसकी रिहाई का दिन था। सर, कैदी नंबर 217। ठीक है, तुम जाओ। आखिर मामला क्या है? सिपाही के बाहर जाते ही, आज से तुम कैदी नंबर 217 नहीं बल्कि मिस्टर डागर हो, क्योंकि आज तुम्हें रिहा किया जा रहा है। रिहा? हाँ, लो संभालो अपना सामान। डागर ने जेलर साहब की मेज पर पड़ा अपना फटा पुराना थैला उठा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज रिहा हो रहा हूँ। फिर जेलर ने डागर को समझाया, मिस्टर डागर, आशा है अब तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें फिर जेल की हवा खानी पड़े। जेल की हवा? मैं कोशिश करूँगा। डागर एक कुख्यात डाकू था। 20 साल पहले डाका डालते समय उससे एक खून हो गया था। परिणाम स्वरूप उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। 20 साल आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद आज जब उसने जेल की चार दीवारी से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली तो उसने अपने आप में काफ़ी परिवर्तन महसूस किया। अब वह 20 साल पहले का जवान बांका डागर नहीं रह गया था। अब कहाँ जाऊँ? डागर राजनगर में स्थित अपने अड्डे पर पहुंचा, लेकिन 20 साल कम नहीं होते। राजनगर में उसे अपने अड्डे की जगह एक ऊंची इमारत दिखाई दी। सब कुछ बदल गया। वह इमारत के मुख्य द्वार पर तैनात एक बंदूकधारी के पास आकर पूछने लगा, यह इमारत कब बनी? पागल है? भाग जाए यहाँ से, यह बैंक है। ज़्यादा पूछताछ करेगा तो जेल भिजवा दूंगा, समझे? अरे भाई, ऐसा मत करना, जेल से तो मैं आ ही रहा हूँ। हैं? बंदूकधारी चौकीदार को हक्का बक्का छोड़कर डागर वहां से चल पड़ा। सचमुच पागल है। बैंक बैंक बैंक। और वह बैंक के बारे में सोचता हुआ बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी, ओह, नोटों से और बक्सों से ले जाए जा रहे हैं। वैन उसके सामने से गुजर गई। डागर की आंखें चमक उठी। अगर किसी तरह ये बक्से लूट लूँ तो जिंदगी आराम से कट जाए। फिर वह राजनगर की सबसे बदनाम बस्ती पीरगंज में जा पहुंचा। सारा राजनगर बदल गया, लेकिन यह पीरगंज वैसा का वैसा ही है। पीरगंज में उसने अपने 20 साल पहले के एक साथी कालिया के बारे में पूछताछ की। कालिया के बारे में कुछ बता सकते हो? कालिया? कुछ देर सोचकर पनवाड़ी ने जवाब दिया, उसको मरे हुए तो करीब 10 साल हो गए। क्या काम था उससे? कैसे मरा वह? पुलिस की गोली से। हर डाकू की मौत पुलिस की गोली से ही होती है। तो कालिया मर चुका है। अब डागर वहां से जाने ही लगा था कि तभी, हरिया, आजकल तूफान बहुत ही घटिया लगा रहा है। जी सरकार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगले ही पल उसका बायां हाथ घुमा और तड़ाक, हरामजादे, लाखन की बात काटता है। पनवाड़ी माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो माई बाप, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मेरा पान लगा। लो सरकार। पान मुंह में डालकर लाखन जाने ही वाला था कि, सुनो। पीछे मुड़ते ही लाखन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। लाखन से किस तरह बात करते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम? लेकिन डागर इस हमले के लिए तैयार था। उसने झपट कर उसका हाथ थाम लिया। आश्चर्य है, लाखन ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन सब व्यर्थ। कौन हो तुम? पहले तुम बताओ कि तुम कितने गहरे पानी में हो। तुम मुझे नहीं जानते, शायद नए नए ही आए हो यहाँ। नहीं जानता, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। और लाखन ने झटका देकर जैसे ही डागर को गिराना चाहा, अभी बच्चे हो, कहकर डागर ने लाखन का हाथ छोड़ दिया। बच नहीं पाओगे, कोशिश करके देख लो। और फिर लाखन घायल होकर नीचे गिर पड़ा। अब बोलो, क्या इरादा है? कम से कम तुमसे लड़ने का तो अब मेरा कोई इरादा नहीं है। डागर द्वारा अपना पांव हटाते ही वह उठकर खड़ा हो गया। लाखन से आज तक किसी ने आंख मिलाकर बात करने तक का साहस नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया है। और लाखन बहादुर इंसानों की हमेशा इज्जत करता है, इसलिए तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आओ मेरे साथ। फिर वे दोनों एक तरफ बढ़ गए। पनवाड़ी एवं दर्शक उन्हें चकित होकर साथ साथ जाते देखते रह गए। कौन होगा यह जिसने लाखन दादा को पीट दिया? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अपने अड्डे पर।
लाखन राजनगर का कुख्यात बदमाश था। कुछ ही देर बाद वह डागर को लेकर पीरगंज में स्थित अपने गुप्त अड्डे पर जा पहुंचा। यह मेरा अड्डा है। अड्डा? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। क्या तुम अकेले ही काम करते हो? नहीं, मेरे साथ बहुत से आदमी काम करते हैं, लेकिन इस अड्डे की जानकारी मेरे गिने चुने विश्वसनीय आदमियों को ही है। तो फिर तुमने मुझे अपना यह गुप्त अड्डा क्यों दिखाया? लाखन ने अलमारी से शराब की बोतल व दो कांच के गिलास निकाल लिए। क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। पहले एक एक पैग हो जाए, फिर अपना परिचय देना। दोनों शराब पीने लगे। आज 20 साल बाद शराब पी रहा हूँ। 20 साल बाद? हाँ, क्योंकि मैं 20 साल तक जेल की काल कोठरी में रहा हूँ। 20 साल तक। कहीं तुम डागर तो नहीं हो? हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? उस्ताद, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम पर हाथ उठाने की जो गुस्ताखी की, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डागर दर्शक की भांति उसी तरह बैठा रहा। मेरे उस्ताद कालिया दादा कहते थे कि तुम उनके उस्ताद थे। इस प्रकार तुम मेरे भी उस्ताद हुए। ओह, तो ये बात है। मैं उस पनवाड़ी से कालिया के बारे में ही पूछ रहा था। मैंने उस इंस्पेक्टर का सारा खानदान मिटा दिया है जिसने मेरे उस्ताद को गोली मारी थी। डागर ने लाखन की पीठ थपथपाई। शाबाश, तुमने मेरे चेले की मौत का बदला ले लिया। खैर, यह बताओ आजकल क्या कर रहे हो? बस यही छोटी मोटी लूटपाट करके दिन गुजर रहे हैं। मेरा साथ दोगे? शर्मिंदा मत करो उस्ताद, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। डागर के बैठते ही लाखन ने पूछा, क्या करना चाहते हो उस्ताद? मैं एक बहुत बड़ा डाका डालना चाहता हूँ। इतना बड़ा कि उसके बाद हमें किसी भी डाके और चोरी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन इतना बड़ा डाका हम कहाँ डालेंगे? डागर तपाक से बोल पड़ा, बैंक में। क्या कहते हो उस्ताद? पकड़े गए तो सारी जिंदगी के लिए दोनों अंदर होंगे। डागर नाक की तरफ फुफकार उठा। लाखन, मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर चुकी है। अब मैं वहां जाना तो दूर जेल का नाम भी लेना नहीं चाहता। लेकिन उस्ताद, राजनगर बैंक में डाका डालना बहुत टेढ़ा काम है। डागर के लिए कोई काम टेढ़ा नहीं है। अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार नहीं, तो भी मैं इस काम को करके रहूंगा। डागर का आत्मविश्वास देखकर लाखन उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। मैं तैयार हूँ उस्ताद। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। और डागर उसे अपनी योजना बताने लगा। हमें राजनगर बैंक में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बैंक की गाड़ी रुपयों से भरे बक्से कहीं ले जाती है और शायद लाती भी होगी, और हमें बैंक की गाड़ी को ही लूटना है। ओह, मान गए उस्ताद, लेकिन इसके लिए हमें बैंक के किसी खास कर्मचारी को अपनी तरफ मिलाना होगा। बैंक का कर्मचारी? लेकिन क्यों? पूर्ण जानकारी के लिए, जैसे किस समय, किस दिन और कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है। ठीक है। राजनगर बैंक में अकबर नाम के एक आदमी से मेरी जान पहचान है। आज शाम ठीक 6 बजे उसे मैं यहाँ आपसे मिला दूंगा। शाम ठीक 6 बजे। अकबर, तुम्हें बैंक में कितनी तनख्वाह मिलती है? 700 रुपये महीना। बस? अगर तुम्हें लाखों रुपए मिल जाए तो कैसा रहे? लाखों रुपये? लेकिन भला मुझे लाखों रुपये कैसे और कहाँ से मिलेंगे? डागर ने बिना भूमिका के कहना शुरू किया। हम राजनगर बैंक की एक गाड़ी को लूटना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ दो तो लूट के माल में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। डाका? ओह, बैंक की गाड़ी में सचमुच लाखों रुपये होते हैं। मुझे क्या करना होगा? सबसे अधिक रुपये किस दिन, किस समय और कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हें यह जानकारी हमें देनी होगी। बस? अकबर ने शंका व्यक्त की। अगर पकड़े गए तो? अव्वल तो इसकी नौबत नहीं आएगी, और अगर आई भी तो हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। अकबर ने बताना शुरू किया। बैंक के रुपये लाने व ले जाने वाली गाड़ी में एक समय में 4 लाख रुपए के करीब होते हैं। सिर्फ 4 लाख? 4 लाख? बाप रे! हाँ, राजनगर बैंक की गाड़ी में एक समय में 4 लाख रुपए से अधिक नहीं होते। हाँ, रिजर्व बैंक की गाड़ी में करोड़ों करोड़ों रुपये होते हैं, लेकिन वह महीने की सिर्फ पहली तारीख को आती है। पूरी बात बताओ। प्रतापनगर रिजर्व बैंक से महीने की पहली तारीख को रिजर्व बैंक की एक गाड़ी 8 करोड़ रुपये के नए नोट राजनगर बैंक व अन्य बैंकों को ला कर देती है। बहुत अच्छा, हम रिजर्व बैंक की उस गाड़ी को लूटेंगे। सुनकर अकबर को पसीना आ गया। उस गाड़ी को लूटना तो दूर, लूटने की कल्पना करना भी मूर्खता है, क्योंकि रिजर्व बैंक की उस गाड़ी के अंदर 4 इंच मोटी चादर की एक तिजोरी होती है, और उस तिजोरी को सिर्फ दो ही आदमी खोल सकते हैं। कौन कौन? एक रिजर्व बैंक का मैनेजर और दूसरा उस तिजोरी की कंपनी का सीनियर इंजीनियर। चिंता मत करो, उस तिजोरी को खोलने वाला उन दोनों के सिवाय तीसरा भी कोई है, और वह तीसरा हूँ मैं।
अकबर को अपने गले में कुछ अटकता हुआ सा महसूस हुआ। थूक निगलते हुए उसने कहना शुरू किया, तिजोरी के अलावा एक और भी जटिल समस्या है। समस्या? वह क्या? ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पर एक लाल रंग का स्विच होता है जिसके दबाते ही गाड़ी के अंदर स्थित तिजोरी पर 6 इंच मोटी स्टील की चादर ढक जाती है और जिसे खोलना कठिन ही नहीं असंभव भी है। ड्राइवर को आदेश है कि किसी भी किस्म का खतरा महसूस करते ही वह उस स्विच को दबा दे। वास्तव में सुरक्षा का कड़ा प्रबंध है। लेकिन डागर इतनी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं था। हम ड्राइवर को इतना अवसर ही नहीं देंगे कि वह इस स्विच को दबा सके। कैसे? इसके लिए हमें ड्राइवर को समाप्त करना होगा। कत्ल? वाह उस्ताद, क्या बात कही है। फिर डागर ने अकबर से पूछा, रिजर्व बैंक की वह गाड़ी कितनी बड़ी होती है? वह साधारण गाड़ियों की अपेक्षा ऊंची और लंबी होती है। डागर जैसे संतुष्ट हो गया। आज 10 तारीख है, अभी हमारे पास 20 दिन बाकी है। इस बीच हम पूरी जांच कर अपनी तैयारी कर ही लेंगे। अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन याद रखना इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। विश्वास करो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तभी अचानक अकबर ने कहा, इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा? साला अभी से हिस्सा पूछने लगा। यदि सचमुच गाड़ी में 8 करोड़ रुपये हुए तो तुम्हारा हिस्सा 50 लाख होगा। अकबर के बाहर जाते ही, इस आदमी पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? इतना जानता हूँ उस्ताद कि वह इस बारे में जुबान खोलने की गलती नहीं करेगा। फिर दोनों आपस में विचार विमर्श करने लगे। सबसे पहले हमें उस सड़क की जांच करनी होगी जहां से होकर गाड़ी राजनगर आती है। उसके बाद हमें ऐसी जगह तलाश करनी है जहां हम उस गाड़ी को लाकर खड़ी कर सकें। गाड़ी को क्यों लाना है? क्या उसे वहीं नहीं खोला जा सकता? नहीं, हो सकता है तिजोरी को खोलने में काफ़ी समय लगे, लेकिन गाड़ी को लाना भी तो खतरनाक हो सकता है। पुलिस पीछे पड़ जाएगी। यह भी ठीक है। फिर डागर में एक खूबी थी कि वह हर समस्या का समाधान शीघ्र ही ढूंढ लेता था। हमें एक इतनी बड़ी लॉरी का बंदोबस्त करना होगा जिसके अंदर रिजर्व बैंक की वह गाड़ी आसानी से आ सके। ठीक है, लॉरी का इंतजाम मैं कर दूंगा। फिर दोनों चोरी की एक जीप से राजनगर और प्रतापनगर के बीच उस पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े जहां से रिजर्व बैंक की वह गाड़ी गुजरती थी। यह कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। प्रतापनगर रिजर्व बैंक के पास पहुंचकर दोनों दूर से बैंक के बाहर खड़ी एक गाड़ी को देखने लगे। अकबर के कहने के मुताबिक यही गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है। दूसरे दिन दोनों फिर अकबर से मिले। हम रिजर्व बैंक की वह गाड़ी और रास्ता देख चुके हैं। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक खास बात बताना तो भूल ही गया। ठीक 10 बजे रिजर्व बैंक की वह गाड़ी प्रतापनगर से राजनगर के लिए रवाना होती है और 12 बजे राजनगर पहुंच जाती है। इस बीच उस सड़क पर कोई भी वाहन नहीं गुजर सकता क्योंकि दोनों तरफ पुलिस का सख्त पहरा रहता है। अकबर के चुप होते ही, गाड़ी में कितने आदमी होते हैं? ड्राइवर के अलावा बैंक का कैशियर और 2 बंदूकधारी ही गाड़ी में होते हैं। बंदूकधारी? ठीक है, तुम जाओ, हम तुमसे फिर मिलेंगे। ओके। अकबर के जाने के बाद लाखन, हमें इस डाके में एक दिलेर लड़की की भी ज़रूरत पड़ेगी। दिलेर लड़की? किस लिए उस्ताद? डागर ने उसे अपनी योजना समझा दी। वाह, मान गए उस्ताद। अब शीघ्र ही ऐसी लड़की का इंतजाम करो। दूसरे दिन, उस्ताद लड़की ले आया हूँ। है तो स्मार्ट। क्या नाम है तुम्हारा? जरीना। तीनों बैठ गए। उस्ताद, मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है, यह हमारा साथ देने को तैयार है। क्या तुम यह काम कर सकोगी? हाँ, लेकिन मेरा हिस्सा कितना होगा यह भी तो बताओ। 10 लाख। नहीं, सुना है उस गाड़ी में 8 करोड़ रुपया होता है। मेरा हिस्सा 50 लाख तो होना ही चाहिए। साली बहुत चालाक है। डागर ने एक क्षण विचार किया। 50 लाख, 50 लाख अकबर को और 50 लाख इसे देने के बाद भी हमारे पास 7 करोड़ रुपया बचता है। डागर ने जरीना की मांग स्वीकार कर ली। ठीक है, 50 लाख ही सही। हाँ, अगर तुमने अपना काम ठीक तरह नहीं किया तो तुम्हें वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। मैं अपना काम कर लूँगी। जाते जाते डागर ने उसे समझाया, ध्यान रहे इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। 50 लाख रुपया कमाना कौन नहीं चाहेगा। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक लॉरी का इंतजाम कर लिया और उसे खड़ी करने की जगह भी बना डाली। अब इसे 30 सितंबर की शाम को ही निकालेंगे। ओके। दोनों शटर को गिराने लगे और फिर 30 सितंबर की शाम 4 बजे एक मोड़ पर पहुंचकर लॉरी रोको।
लाखन ने लॉरी रोक दी। इसे यहीं सड़क के किनारे खड़ी कर ऐसा प्रदर्शित करो जैसे कि यह एकाएक खराब हो गई हो। ओके उस्ताद। लाखन ने लॉरी किनारे पर खड़ी कर उसका एक पहिया निकाल दिया। अब जरा घटना स्थल की भी जांच कर लें। कुछ देर बाद दोनों पैदल ही एक मोड़ पर जा पहुंचे। इस मोड़ पर जरीना की कार का एक्सीडेंट होगा। और तुम कहाँ होगे उस्ताद? डागर सड़क के किनारे की झाड़ियों की ओर इशारा कर बोला। मैं सामने झाड़ियों में छुपा रहूँगा। क्या प्लान बनाया है उस्ताद? दूसरे दिन 1 अक्टूबर को ठीक 9 बजे डागर और लाखन लॉरी के सामने खड़े थे। तुम इसका पहिया लगाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा उस्ताद। और फिर डागर डागर मोड़ के पास झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। ठीक 9:30 बजे एक पुलिस जीप लॉरी की तरफ आती दिखाई दी। पुलिस, ये क्या कर रहे हो? लॉरी खराब हो गई है, उसे ठीक कर रहा हूँ साहब। जल्दी ठीक करके गाड़ी आगे बढ़ा ले जाओ। ठीक है साहब। पुलिस इंस्पेक्टर आश्वस्त होकर चला गया। 9:30 बजे से उस सड़क पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया, जबकि लाखन लॉरी स्टार्ट कर ड्राइविंग सीट पर बैठा उचित समय का इंतजार कर रहा था। 8 करोड़। और ठीक 10 बजे उधर एक मोड़ पर जरीना बैंक की इसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह गाड़ी चेक पोस्ट से आगे बढ़ी, उसने अपनी कार भी चेक पोस्ट की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी रोको, 12 बजे से पहले इस सड़क से कोई नहीं जाएगा। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी जरीना ने रुआंसे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर प्लीज़, मेरे पति बहुत गंभीर हैं, इन्हें जल्द से जल्द राजनगर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले जाना है। अगर मैं इन्हें लेकर ठीक समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो इनका बचना मुश्किल होगा। फिर उसने कार की पिछली सीट पर लेटे व्यक्ति का निरीक्षण किया। ठीक है मैडम, तुम इस रास्ते से जा सकती हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। जरीना इंस्पेक्टर को झांसा देने में सफल रही। कुछ ही देर बाद उसकी कार रिजर्व बैंक की गाड़ी के करीब थी। और फिर इस सड़क पर इस समय ये कार कैसे आ गई? शायद कोई खास बात होगी। जरीना तेजी से ड्राइव करती हुई कार को बैंक की गाड़ी से कई मोड़ आगे ले आई। फिर मोड़ आने वाला है, तैयार रहना। मैं तैयार हूँ। जरीना आ गई। दौड़कर अगले मोड़ के पास खड़ी लॉरी में चढ़ जाना। ओके। और फिर जरीना ने चलती कार से छलांग लगा दी। कार अगले ही कुछ पलों में साइड पर बनी खाई में गिर पड़ी। धड़ाम। 5 मिनट बाद, हैं एक्सीडेंट? हाँ, इन पहाड़ी रास्तों में अधिक तेजी से गाड़ी चलाने का यही अंजाम होता है। आ गए। जाओ, लाश को किनारे पर लगा दो। दोनों बंदूकधारी जरीना की तरफ बढ़ गए। और डागर अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी जीत ही गया। तेज चलाओ। कुछ देर बाद, वाह क्या प्लान बनाया उस्ताद जी ने। और फिर बैंक गाड़ी लॉरी में समा गई। काफ़ी दूर आगे पहुंचने पर, इंस्पेक्टर साहब लॉरी ठीक हो गई। ठीक है, जाओ यहाँ से। और इसके 10 मिनट बाद अब हम सुरक्षित हैं, चलो नीचे उतरो। ठीक है उस्ताद। नीचे उतरकर पहले उन्होंने शटर नीचे किया, फिर लॉरी से बैंक गाड़ी निकालकर उसमें स्थित तिजोरी की बारीकी से जांच करने लगे। लाखन, लॉरी से मेरा औजारों वाला बैग ले आओ। अभी लाया उस्ताद। लाखन डागर का औजारों वाला बैग ले आया। लो उस्ताद, अब तुम लोग एक तरफ खड़े होकर मेरा कमाल देखो। और डागर तिजोरी से जूझ गया। टिक। और ठीक 40 मिनट बाद वह तिजोरी खोलने में सफल रहा। खुल गई। तिजोरी खुलते ही सब खुशी से झूम उठे। वाह उस्ताद, मान गए। 8 करोड़। सारी तिजोरी नोटों से भरी है। जरीना, बैंक की इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पास मैंने एक बड़ा चमड़े का बैग देखा था। जाओ उसे ले आओ। अभी लाई। तिजोरी बहुत बड़ी थी। रुपयों के मद में चूर तीनों तिजोरी के अंदर चले गए। जरीना के बैग लाते ही नोट भरना शुरू कर देना। ओके। उधर ड्राइविंग सीट के पास से बैग उठाते हुए अचानक जरीना का हाथ लाल रंग के स्विच पर चला गया। 50 लाख रुपये। यकीन नहीं आता कि मुझे इतने रुपये मिलने वाले हैं। तभी धोखा है। ये क्या हुआ?
जब जरीना बैग लेकर वहां पहुंची, ओह, तिजोरी के चारों तरफ यह मजबूत स्टील की चादर कैसी? अब मैं क्या करूं? क्या पुलिस को खबर कर दूं? हाँ, कम से कम इन तीनों की जान तो बच ही जाएगी। जरीना ने गुप्त रूप से पुलिस को इसकी सूचना दे दी। हेलो, राजनगर पुलिस स्टेशन। रिजर्व बैंक की जिस गाड़ी के लिए तुम परेशान हो, मैं बता सकती हूँ कि वह कहाँ है। राजनगर पुलिस थाने में बैठे इंस्पेक्टर विनोद को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। क्या कहा? तुम बता सकती हो कि गाड़ी कहाँ है? समय कम है, ध्यान से सुनो। और जरीना ने फोन पर सब कुछ बता दिया। उधर तिजोरी के अंदर, उस्ताद जल्दी कुछ करो वरना मेरा तो दम घुट जाएगा। मैं बेकार में तुम्हारे साथ पीस गया। खामोश हराम जादो, मुझे काम करने दो। डागर पसीने से लथपथ हो गया था। मेरा दम घुट रहा है। ओह, मेरा भी। कुछ ही देर बाद, सर, इसे तो हम भी नहीं खोल पाएंगे। हाँ, इसे खोलने के लिए रिजर्व बैंक से संबंध स्थापित करो जल्दी। इस बीच तिजोरी के अंदर अकबर और लाखन दम तोड़ चुके थे, लेकिन डागर स्टील की चादर से जूझा हुआ था। खोल के रहूंगा। 10 मिनट बाद रिजर्व बैंक से चार कर्मचारी तिजोरी खोलने आ पहुंचे। इसके अंदर डाका डालने वाले 3 व्यक्ति कैद हैं। इसे जल्दी खोलो वरना अंदर उनका दम घुट जाएगा। 3 डाकू। बैंक कर्मचारी अपने काम में जुट गए और ठीक आधे घंटे बाद वे स्टील की चादर और तिजोरी खोलने में सफल रहे। हैं, तीनों मर गए। ओह, जिन रुपयों को तीनों जीवित रहते नहीं पा सके थे, अब वे मृत अवस्था में उनके ऊपर लेटे हुए थे। डागर ने ठीक ही कहा था, यह उसके जीवन का आखिरी डाका होगा। समाप्त।